हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए इस वीडियो में ले आया हूँ रियल नंबर पे क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने रियल नंबर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, अब हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखेंगे कि इस बार का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा हम उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहें। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन है, एक बार आप नज़र देख सकते हो। ठीक है, असर्शन रीजन में भी पूछा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो इरेशनल जो प्रूफ करना होता है, इसके सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। लगभग हर एक, ये देखो फिर से, हर एक ईयर में ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो जो रूट वाला है जिसको आप प्रूविंग करना है, या आप फिर से देख सकते हो, फिर से एक क्वेश्चन आ गया। तो हालांकि मैं ये सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बस एक ही कराऊंगा। ये देखो यहाँ भी पूछा गया है, बाकी आपको एक करा दूंगा। बाकी आपको ये मैं बस दिखाने के लिए इसमें मैं ऐड कर दिया हूँ कि आप देख सकते हो कि रूट वाले क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इन सब के सॉल्यूशंस को। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं। और साथ ही साथ देखिए, आपके लिए जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसमें बस आपको 2-3 चीज़ों का ही ध्यान देना, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो आपको प्रूविंग आ जाए। ठीक है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। एक तो कि रूट 5 रूट 3 ये इरेशनल प्रूफ करना है, एक क्वेश्चन ये। और एक जो आता है जैसे 5 × 11 × 13 + 13, ये कंपोजिट है कि नहीं है, इसको प्रूविंग करना, एक ये। और एचसीएफ और एलसीएम, इनको फाइंड आउट करना। ये 3 चीज़ें आपको अगर आ रही हैं तो पहला चैप्टर आपका तैयार है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, जो कि अभी आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन है √0.4 इज़ एन। क्या होगा ये? क्या ये नेचुरल नंबर होगा, क्या रैशनल होगा, इंटीजर होगा, या फिर इरेशनल होगा? तो देखो ध्यान से समझो आप। अगर क्वेश्चन में होता 0.04 और इसमें रूट लगा होता, तब इसका जब हम सॉल्व करते तो इसका आंसर हो जाता है 0.2। और अगर 0.2 होता तब आप इसको कह सकते थे कि ये रैशनल हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 0.4 लिखा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 0.04 है और यहाँ 0.4 है। और 0.4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप 4/10 लिख सकते हो, होल अंडर रूट। और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, लेकिन 10 आपका अंडर रूट में ही रहेगा। और अगर आप इसको रैशनलाइज कर देते हो तो रैशनलाइज करके भी इसका आंसर हो जाएगा 2√10 डिवाइडेड बाई 10। और आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 1/5, या फिर आप लिख सकते हो √10/5। यानी कहने का मतलब है कि आप इसको जैसे तैसे भी सॉल्व करोगे, बट आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8⁻n वेयर n इज नेचुरल नंबर। देखो क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में है 8⁻n और n को कह रहा है कि यह है नेचुरल नंबर, यानी कि इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो कह रहा है कि अगर मैं n की वैल्यू इनमें से पुट करता रहूं, यानी कि 8⁻1 कर दूं, 8⁻2, 8⁻3, तो 8⁻1 8 हो जाएगा, 8⁻2 आपका 64 हो जाएगा, 8⁻3 आपका 512 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप ऐसे पावर करते जाओगे तो क्या n की वैल्यू ऐसा कोई एक वैल्यू आएगा जिसको यहाँ पे पुट करने पे जो इसका लास्ट डिजिट हो वो क्या हो जाए? क्या हो जाए? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, नहीं होगा, मतलब कि नहीं होगा। तो देखोगे कि लास्ट डिजिट जो है वो आपका 8 हो सकता है, इसी तरीके देखो 4 हो सकता है, इसी तरीके से देखो 2 हो सकता है। और अगर आप 8⁻4 करोगे
तो इसका रिजल्ट होगा 4096, यानी लास्ट डिजिट 6 भी हो सकता है, यानी 8 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा, 6 भी होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा, तो 0 नहीं होगा। लास्ट डिजिट कैन नॉट बी, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो इसके अलावा अगर मैं आगे करूं, यानी कि 8⁵ अगर मैं करके देखूं, तो देखो 8⁵ करोगे तो आएगा आंसर 32,768। देखो लास्ट डिजिट क्या आया 8, यानी कि देखो वापस से 8 रिपीट हो गया। फिर 8⁶ करोगे तो लास्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा 262,144। तो आप देख सकते हो कि देखो जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 था, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर क्या आया 6, उसके बाद जैसे ही मतलब 4 के बाद पावर के बाद जैसे ही 5 पावर पहुँचे, तो लास्ट डिजिट आपका फिर से क्या हो गया 8 हो गया, उसके बाद देखो 4 हो गया, उसके बाद अब 8⁷ का करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका 2 आएगा, फिर इसी तरीके से 6 आएगा और वापस से फिर से 8 हो जाएगा, यानी कि ये इसी क्रम में चलेगा 8 4 2 6 8 4 2 6, यानी आप इसके पावर करते जाओगे, लेकिन लास्ट डिजिट आपका इनके अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में कैन नॉट पूछा था कि कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट, तो इनमें से पूछा था कि कौन सा नहीं होगा, तो यानी कि 0 आपका नहीं होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये तो देखो प्रूविंग वाला है, इसमें हमें सीधा प्रूफ करना है, तो ये मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। अभी के लिए जो बाकी के क्वेश्चन है पहले उनको कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बी क्वेश्चन है इसको पहले देखो, इसमें कह रहा है पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। डिस्टिंक्ट मतलब होता है कि तीनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर पी क्यू आर आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो हमको कह रहा है चेक वेदर पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर प्लस क्यू इज़ अ कंपोजिट नंबर और नॉट। अगर कह रहा है कि पी क्यू आर ये तीनों प्राइम हैं, तो हमें चेक करना है कि अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करके और उसमें क्यू ऐड कर दूं, तो जो रिज़ल्ट आएगा क्या वो कंपोजिट नंबर होगा। तो चलो करके देखते हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पी होगा इसको प्राइम नंबर मान लो, तो ये 2 मान लो, इसे 3 मान सकते हैं और ये 5 मान सकते हैं। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो आप, देखो 2 × 3 × 5 और प्लस क्यू है, तो ये देखो यहाँ पे प्लस क्यू है ना, तो क्यू को हमने क्या माना है 3, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 30 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 33 कंपोजिट है या नहीं, तो हम 33 का निकालेंगे फैक्टर। अब हम देख सकते हैं कि 33 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 33 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 33 के मोर देन 2 फैक्टर आ गए, है ना। मोर देन कितने फैक्टर हो गए 2, तो जब इसके मोर देन 2 फैक्टर है तो इसका मतलब 33 हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो पहला वाला यानी कि ये तो हमने प्रूफ कर लिया। चाहो तो और कोई एग्जांपल ले सकते हो और एक आध एग्जांपल और देख लो। जैसे पी को अगर हम मान लेते हैं कि चलिए ये 5 मान लेते हैं, क्यू को 7 मान लेते हैं और आर को मान लेते हैं 11 मान लेते हैं। एक काम करते हैं इसको 11, तो देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 5 × 11 × 13 और प्लस क्यू, क्यू यानी कि 11। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 और 55 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 का तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 715 और प्लस कर देंगे इसमें 11 तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा 726। अब 726 आ गया नंबर। अब हम यहाँ पे अगर इसका फैक्टर निकालेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका क्या हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये देखो, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको समझ में भी आया होगा। अब उसके आगे का सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है, कह रहा फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पी क्यू आर सच दैट। अब हमें क्या करना है कि आपको एक एक एग्जाम्पल देना है
तीन प्राइम नंबर के इस तरीके से कि जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला कंडीशन क्या है कि अगर उन तीनों प्राइम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं और फिर उसमें 1 ऐड कर दूं तो वो नंबर कंपोजिट हो जाए। ठीक है। और कह रहा है कि आप ऐसे एक और एग्जांपल दो जिसमें उन तीनों नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड कर दूं तो वो प्राइम हो जाए। ठीक है। यानी कि आपको तीन क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि आपका पी क्यू आर ये तीनों आपके प्राइम नंबर हैं। पी भी प्राइम है, क्यू भी प्राइम है, आर भी प्राइम है। और इन तीनों प्राइम नंबर का आप एक एक एग्जाम्पल दो। एक एग्जाम्पल ऐसा दो कि जिसमें अगर कि हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करें और एक ऐड कर दें तो वो जो नंबर बनेगा, वो जो रिजल्ट आएगा नंबर, वो आपका कंपोजिट हो जाए। पहले कंडीशन में ये कह रहा है। और दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल ऐसे ही और दो। ठीक है। एक एग्जाम्पल ऐसे और दो हमें प्राइम नंबर का कि जिसमें उन तीनों प्राइम नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करके 1 से ऐड कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका प्राइम हो जाए। समझ में आई बात। तो एक एग्जाम्पल इसके लिए देना है, एक एग्जाम्पल इसके लिए देना है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ गए होगे तो सॉल्व करते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं कि जो हमारा पी क्यू आर है वो तीन नंबर हम मान लेते हैं कि एक हो जाए हमारा, मान लो 7 मान लेते हैं, एक 11 मान लेते हैं और एक जो है आपका 5 मान लेते हैं। ठीक है। कोई भी तीन प्राइम नंबर आप मान सकते। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करो आप। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा, 7 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और 77 का 5 से कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 385। और 385 में आपको क्या करना है, अब 1 ऐड कर देना है। अब 1 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 386। अब आप देख सकते हो कि जो ये 386 है ये आपका ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये आपका 193 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर आपका 386 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो एक एग्जाम्पल तो हमने ऐसा दे दिया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें ये प्रूफ करना हो प्राइम। देखो इन दोनों में एक चीज़ का आपको ध्यान देना है। पहले चलो एग्जाम्पल देख लो फिर समझ में आएगा आपको। चलो एक नंबर हम ये मान लेते हैं जो हमारा पी क्यू आर है, इनमें से एक को मान लो 2, एक को मान लो 5, एक को मान लो आप 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों का तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 10 में 130 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 का तो आंसर आएगा 130। और अब इसमें हमें क्या करना है, 1 ऐड करना है तो ये रिजल्ट हो जाएगा 131। अब ये जो हमारा 131 नंबर है ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो देखो एक एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया जिसमें हमने तीन प्राइम नंबर लिए, उन तीनों का मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड किया तो हमारा नंबर कंपोजिट हो गया। और एक एग्जाम्पल हमने ऐसा लिया जिसमें हमने यहाँ पे भी तीन प्राइम नंबर लिए, इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, लेकिन यहाँ पे प्राइम हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि कब प्राइम हो जाएगा कब कंपोजिट, तो ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे आप ध्यान देखो, यहाँ पे जो मैंने नंबर लिया था यहाँ पे एक नंबर 7 था, एक 11 था, एक 5 था। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक 2 है, एक 5 है और एक आपका 13 है। अब इसमें जो 2 और 5 है यही आपका मेन इंपॉर्टेंट नंबर है जो इस नंबर को क्या बना दे रहा है, प्राइम बना दे रहा है। अगर आप कोई भी तीन प्राइम नंबर लेते हो और उन तीनों प्राइम नंबर में अगर आपका 2 और 5 है, अगर उन तीनों प्राइम नंबर में एक आपने 2 ले लिया, एक आपने 5 ले लिया और उसके बाद चाहे आप जो भी नंबर ले लो, चाहे जो प्राइम नंबर ले लो, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करके +1 करोगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हमेशा आपका प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है। और अगर आपने रैंडम कोई भी आपने नंबर ले लिया, कोई भी प्राइम नंबर आपने रैंडमली ले लिया, चाहे 7 ले लो, 11 ले लो, 5 ले लो, 13 ले लो, कोई भी, यानी कि उस नंबर में उन तीन नंबरों में 2 और 5 नहीं होना चाहिए। मतलब एक साथ ना हो, या तो 5 हो या तो 2 हो, लेकिन ये दोनों एक साथ ना हो। अगर ये दोनों एक साथ हैं
तब आप अगर उनका मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 और 5 था, इसकी वजह से ये आपका प्राइम हो गया। अगर यहाँ पे 2 और 5 में से एक ना होता तब ये आपका कंपोजिट। ठीक है, समझ पाए ना बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इसमें है, पहले तो असर्शन पढ़ लो। असर्शन में है फॉर टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स जो है वो स्मॉल होगा वाई से। तो देखो कह रहा है कि दो प्राइम नंबर हों आपके पास, तो चलो ले लेते हैं दो प्राइम नंबर। एक मान लेते हैं 5, एक मान लेते हैं 7। अब क्योंकि एक्स कह रहा है स्मॉल होना चाहिए वाई से, तो इसलिए एक्स को मान लेते हैं 5 और वाई को मान लेते हैं 7। आगे क्वेश्चन में कह रहा है एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर मैं इस 5 यानी एक्स और वाई जो कि 5 और 7 है, इन दोनों नंबर का अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूंगा, एचसीएफ क्या आएगा इन दोनों का? इन दोनों का एचसीएफ आएगा 1। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ एक्स और वाई आएगा एक्स। ध्यान से समझो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करूंगा तो जो एचसीएफ आएगा वो 5 आएगा। क्वेश्चन में ये देखो क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन जब हम इसको एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो हमें तो यहाँ पे एचसीएफ 1 मिलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन नंबर तो होता नहीं है। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 के अलावा कोई कुछ आ ही नहीं सकता। और सिर्फ यही दो नंबर की बात नहीं है, आप कोई भी दो प्राइम नंबर उठा के देख लो, कोई भी दो प्राइम नंबर आप चाहे जो आप उठा के देख लो, उन दोनों प्राइम नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो इसमें तो कह रहा है कि x आना चाहिए, x यानी कि जो मैंने माना हुआ है, x को मैंने 5 माना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ 5 आएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि हमारा असर्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अगर हमारा असर्शन फॉल्स हो गया तो अब आगे का क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट टिक लगा दोगे कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आगे भी सॉल्व करते हैं। और आगे क्या लिखा है? और कह रहा है कि एलसीएम जो आएगा एस एक्स और वाई का, यानी कि जो उन दोनों नंबर का एलसीएम आएगा वो वाई आएगा। तो अब तुम ही बताओ, अगर 5 और 7 का आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 35। और लेकिन कह रहा है कि इसका एलसीएम तो वाई आना चाहिए, यानी कि ये 7 आना चाहिए। तो 7 तो आएगा ही नहीं। तो 7 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये भी स्टेटमेंट हमारा पूरी तरीके से फॉल्स है। चलो रीज़न देखते हैं, रीज़न में क्या लिखा हुआ है। रीज़न में लिखा है कि एचसीएफ जो होगा वो ऑलवेज स्मॉल होगा या इक्वल होगा एलसीएम से। बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आप कोई भी दो नंबर, ना सिर्फ प्राइम की बात नहीं है, ये देखो लिखा भी है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर। सिर्फ प्राइम नंबर ही नहीं, कोई भी दो नेचुरल नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर आप ले लो और उन दोनों नंबर का अगर आप एलसीएम निकालते हो और एचसीएफ निकालते हो तो ऐसा हो जाएगा कि एचसीएफ जो है वो इक्वल हो सकता है एलसीएम के, और या तो आपका एचसीएफ जो होगा वो स्मॉल होगा एलसीएम से। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि आपका एचसीएफ जो है वो ग्रेटर हो जाए एलसीएम से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपका एलसीएम एचसीएफ दोनों इक्वल हो सकते हैं या एचसीएफ आपका एलसीएम से स्मॉल होगा, बट कभी भी एचसीएफ की वैल्यू एलसीएम से ग्रेटर नहीं आ सकता। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है असर्शन इज फॉल्स बस बट रीजन इज ट्रू। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पे p को देखो क्या लिखा गया है, p को लिखा गया है 18a² b⁴ एंड q को लिखा गया है 20a³ b²। और कह रहा है वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर, और अगर a b हमारे दोनों प्राइम नंबर हैं तो हमें बताना है एलसीएम क्या होगा p और q का, यानी इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम इन दोनों नंबर यानी 18 और 20 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 18 का क्या फैक्टर हो जाएगा? अगर हम 18 का फैक्टर करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और आगे है a² और b⁴। अब अगर हम 20 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और a³ b² हो जाएगा।
है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यानी कि जो हमारा p का फैक्टर आया वो आया 2 × 3² a² b⁴, देखो यही आया है। और q हमारा आया है a² 2² × 5 × a³ अब हमें निकालना है LC। अब मैंने आपको बता रखा है LCM फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इन दोनों नंबर में कॉमन कौन कौन से नंबर हैं। तो देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है, 5 है इसमें लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें A है, इसमें भी A है, यहाँ B है, यहाँ भी B है। तो अब LCM कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 2 को देखो। तो 2 में हम सबसे LCM के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बट यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ है, इसको आप कंसिडर करो। फिर देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर भी 3 आप काउंट करोगे, 3 काउंट होगा। देखो ऐसे ही 5 यहाँ पे है, बट इस नंबर में P में आपका 5 नहीं है, बट फिर भी ये काउंट होगा। और a² यहाँ देखो a² है और यहाँ पे a³ है, तो किसकी पावर ज़्यादा है? यहाँ पे, तो इसलिए हम a³ को कंसिडर करेंगे। और यहाँ देखो b² है, यहाँ पे b⁴ है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। और इन सबको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2² हो जाएगा 4, 3² हो जाएगा आपका 9 × 5 × a³ × b⁴। और इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 4 5 जो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट कितना आएगा 180, और a³ b⁴, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी वही प्रूविंग वाला है, तो प्रूविंग वाला अभी नहीं करूँगा, ठीक है, अभी ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि देखो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हमें बताना होता है कि क्या ये कंपोजिट है या नहीं। चलो तो अब इसको करते हैं, तो इसको प्रूव करते हैं कि कंपोजिट है या नहीं। देखो क्वेश्चन में है 5 × 11 × 17 + 3 × 11। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे इस नंबर में और इस नंबर में, देखो 11 दोनों जगह हैं, यानी 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 को मैं कॉमन लिख सकता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा 5 × 17 प्लस, और यहाँ पे बचेगा 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 17 5 जा कितना हो जाता है 105, 17 × 5 कितना हो जाता है 85, 85 में 3 ऐड कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 11 × 88। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नंबर है, इस नंबर के क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो 1 आ रहा है, एक आपका 2 आ रहा है, एक आपका 11 आ रहा है, और एक नंबर आपका 88 खुद ही आ रहा है, और एक आपका नंबर 22 भी आ जाएगा। तो ऐसे कई सारे इसके फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन इसके 2 फैक्टर हैं। इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा है, और इसको आप ध्यान से समझना कि सबसे पहले तो जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ के ये समझना होता है कि इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि फ्रेंच के कितने टीचर हैं 48 हैं, हिंदी के कितने टीचर्स हैं 80 हैं, और इंग्लिश के कितने टीचर हैं तो 144 टीचर्स हैं। और कह रहा है कि इसमें से फाइंड द मिनिमम नंबर, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। क्वेश्चन आया समझ में? क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। तो यहाँ पे मिनिमम लिख दिया है, तो क्या इसका मतलब हम एलसीएम फाइंड करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ध्यान से समझना।
बहुत प्यारा क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि आपको इसी तरीके से समझना होगा। यहाँ कह रहा है कि देखो, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लो कि क्वेश्चन क्या है, फिर आप देखो। देखो, कह मान लो कि ये एक स्कूल है, ठीक है, और इस स्कूल में ढेर सारे रूम हैं। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो हमारे फ्रेंच के, हिंदी के और इंग्लिश की ये जो सभी टीचर्स हैं, इन सभी टीचर्स को हमें इन रूम्स में बैठाना है। कंडीशन ये है कि आपको कम से कम रूम का इस्तेमाल करना है, यानी कि कम से कम रूम में, मिनिमम से मिनिमम रूम में इन सभी टीचर्स को आप इस रूम में क्या करो, बैठा सको। ठीक है, तो उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम रूम चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम रूम यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टीचर को मैं एक रूम में बैठाऊँगा। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक रूम, मतलब कि 2-3 रूम हैं और आपके पास 50 लोग हों, और आपके पास 2 रूम हों, और आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों रूम में से, यानी मान लो 2 नहीं, मान लो 10 रूम हो, ठीक है, 2 नहीं 10 रूम हो, 50 टीचर हों, और आपसे ये बोल दिया जाए कि कम से कम रूम का यूज़ करते हुए आपको इन 50 टीचर्स को बैठाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? क्या एक रूम में आप कितने टीचर्स को बैठाओगे? हाँ, तो आप यही कोशिश करोगे ना कि एक रूम में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने टीचर्स बैठ सकें आप उनमें पहले बैठा दोगे, फिर जो बचे टीचर्स हैं आप उनको नेक्स्ट रूम में बैठाओगे, फिर जो बचे टीचर्स हैं आप उनको नेक्स्ट रूम में बैठाओगे। भले 10 रूम है, लेकिन हम तो कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम बैठे, है ना। तो मिनिमम से मिनिमम रूम के लिए यानी कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टीचर को उस रूम में बैठाओगे। और अगर आप मैक्सिमम टीचर्स को बैठा रहे हो तो यानी कि आपको इन नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा, HCF, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टीचर चाहिए कि इस एक रूम में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने टीचर बैठ सकते हैं। आगे क्वेश्चन में ये लिखा था कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड, और क्वेश्चन में क्या है कंडीशन कि हर एक रूम में एक ही सब्जेक्ट का टीचर बैठेगा। ऐसा नहीं है कि इस एक रूम में आप हिंदी वाले टीचर को भी बैठा दिए और आप इंग्लिश वाले टीचर को भी बैठा दिए, नहीं, इसमें लिखा है ना ऑफ द सेम सब्जेक्ट, यानी कि एक सेम सब्जेक्ट के सेम, मतलब एक रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर ही बैठेंगे। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर का क्या निकाल लेंगे भैया, HCF। तो चलो HCF निकालते हैं। सबसे पहले तो फैक्टर निकालते हैं ना। तो 48 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 से आप करो 24, फिर 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से आप करोगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और 3 से करोगे तो आप 1। तो 48 का जो फैक्टर आया वो क्या आया, 2 1 2 3 4, यानी 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही अब 80 का फैक्टर निकालो। 80 का फैक्टर हो जाएगा 40, फिर 2 से करोगे तो हो जाएगा 20, फिर 2 से आप करोगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से आप करोगे 5, और फिर 5 से करोगे तो 1, यानी 1 2 3 4, यहाँ भी 2 to the power 4 इंटू 5 आ गया। अब 144 का फैक्टर कर लो। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 2, फिर 2 से करेंगे 36, 2 से हो जाएगा तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, और 3 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो कितना आया 1 2 3 4, यानी 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर। हमें फाइंड करना है HCF। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो 2 यहाँ है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 3 देखो इसमें है बट इसमें नहीं है, और यहाँ है। तो क्योंकि 3 इस वाले में नहीं है इसलिए 3 आपका कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा, और 2 का यहाँ पे क्या है 2 to the power 4 है, तो यानी यही आपका HCF हो जाएगा। और 2 to the power 4 कितना होता है 16 होता है। यानी कि यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट आया, तो ये रिज़ल्ट हमें ये बता रहा है कि जो हमको रूम में इन टीचर्स को बैठाना है, तो एक रूम में आपके मैक्सिमम 16 टीचर ही बैठ सकते हैं, ठीक है, 16 टीचर्स बैठे जा सकते हैं। तो अगर मुझे फ्रेंच के 48 टीचर्स हैं, तो एक रूम में, ध्यान से सुनना, एक रूम में 16 टीचर्स बैठेंगे। एक रूम में कितने टीचर्स बैठेंगे 16, और फ्रेंच के मेरे पास कितने टीचर हैं 48 टीचर्स हैं। तो इनको बैठाने के लिए मुझे कितने रूम लगेंगे, भैया डिवाइड कर दो ना, 16 1 जा 16, 16 3 जा, यानी 3 रूम्स लगेंगे। इसी तरीके से हिंदी के कितने टीचर्स हैं, टोटल 80 टीचर्स हैं हिंदी के, 80 टीचर्स हैं,
और एक रूम में 16 टीचर ही बैठ सकते हैं, तो 80 टीचर को बैठाने के लिए हमको कितने रूम की ज़रूरत पड़ेगी? 5 रूम का। अब ऐसे ही देख लो, लास्ट में है आपका इंग्लिश वाले टीचर्स। इंग्लिश आपके 144 टीचर्स हैं और एक रूम में 16 टीचर ही बैठ सकते हैं, तो इंग्लिश वालों टीचरों को बैठाने के लिए हमें कितने रूम की नीड होगी? 9 रूम्स की। तो यानी कि टोटल हमको कितना रूम लग जाएगा, यानी इन सभी टीचर्स को बैठाने के लिए टोटल रूम्स कितने लगेंगे? तो 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, तो 3 + 5 + 9 टोटल कितना हो जाएगा आपका? 17। यानी कि टोटल 17 रूम्स लगेंगे और ये सभी टीचर्स आप उन रूम्स में इक्वल और सेम सब्जेक्ट के सभी टीचरों को आप इन 17 रूम में बैठा सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। इसमें हमें बताना है HCF 132 और 77 का। तो पहले तो आप 132 का क्या निकाल लो? फैक्टर। तो चलो करते हैं। तो आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से आप करो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 से करेंगे 11 आएगा और फिर 11 से करेंगे तो 1, यानी इसका फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 11। और 77 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 7 × 11। तो यानी कि इनके बीच में HCF क्या आएगा? तो कॉमन देखो क्या है, यहाँ 7 है बट इसमें कहीं 7 है नहीं, यहाँ 11 है बट यहाँ 11 है, तो यानी कि यही बस एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन है। तो अगर दोनों में यही कॉमन है तो HCF इसका 11 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सॉल्व, इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से वापस वही क्वेश्चन आ गया, है ना, प्रूविंग वाला। तो चलो ये मैं बताया हूँ, अभी बाद में बताऊँगा। अब बाकी ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया हूँ, तो अब ये आप खुद करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक और हमें वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या है? इसमें है 2 अलार्म क्लॉक रिंगिंग देयर अलार्म एट इंटरवल ऑफ 20 मिनट एंड 25 मिनट। देखो 2 अलार्म है, एक जो कि हर 20 मिनट पे, एवरी 20 मिनट पे क्या करता है? रिंग करता है। और एक अलार्म है जो 25 मिनट पे क्या करता है? रिंग करता है। अगर ये दोनों अलार्म एक साथ, ये दोनों अलार्म एक साथ 12 बजे, है ना, आगे लिखा है ना, इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, यानी अगर ये दोनों अलार्म 12 बजे एक साथ बजे थे, रिंग किए थे, तो अब वो कौन सा समय हो रहा होगा हमें बताना है। अब वो कौन सा टाइम हो रहा होगा जब ये दोनों अलार्म फिर से एक साथ बजेंगे, है ना। एट वॉट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम। तो अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इन नंबर्स का हमें निकालना होगा LCM। तो 20 का एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 5 और 25 का हो जाएगा 5 × 5 और इसका निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम में हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, बट इसमें 2 नहीं है, तो फिर भी आप इन 2 को काउंट कर लोगे। और यहाँ पे देखो 5 एक बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, तो जहाँ पे मैक्सिमम 5 होते हैं हम उसको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे इसको कंसिडर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, यानी 100 क्या? मिनट, क्योंकि ये किस में था? मिनट में था। 25 भी किस में था? मिनट में था। तो इनका एलसीएम भी किस में आएगा? मिनट में आएगा। यानी कि ये दोनों अलार्म 100 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। और 100 मिनट यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 40 मिनट, और 60 मिनट मतलब होता है 1 आवर। यानी कि देखो 12 बजे अगर ये एक साथ बजे थे, तो अब अगला ये कितने समय पे एक साथ बजेंगे? तो 1 घंटे 40 मिनट बाद। तो 12 बजे में अगर 1 घंटा 40 मिनट आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? यानी कि 1:40 पे ये दोनों एक साथ फिर से बीप करेंगे या फिर साउंड करेंगे या अलार्म बजेगा। आया क्वेश्चन समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m एंड n, और इनको लिखा गया है, m को लिखा गया है यहाँ पे p⁵ q² और n को लिखा गया है यहाँ पे p⁵ q⁴। कह रहा है वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। ये जो p और q ये दोनों क्या है? प्राइम है। तो हमें बताना है एलसीएम क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एलसीएम के लिए हम क्या देखते हैं? देखो यहाँ पे p है, इसमें भी p है, लेकिन हम एलसीएम में क्या देखते हैं कि p की पावर सबसे हाईएस्ट कहाँ है?
तो इसमें देखो p का पावर हाईएस्ट है, यानी इसको कंसिडर करेंगे। और q में देखो यहाँ भी q है, यहाँ भी, लेकिन q का हाईएस्ट पावर ये है, तो हाईएस्ट पावर को कंसिडर करो और यही आपका एलसीएम, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो फिर से वही प्रूविंग वाले सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है ए को लिखा गया है 2⁷ मल्टीप्लाई 3⁻10 और बी को एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे 2⁻3 और 3⁻7 और हमें कह रहा है कि एचसीएफ बताना है। इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ बताने के लिए हम क्या देखते हैं, मिनिमम पावर। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ इसमें भी है। सबसे पहले कॉमन देखा करो, ठीक है, कि कॉमन नंबर दोनों में है या नहीं। अगर दोनों में कॉमन नंबर हैं तो अब चेक किया करो कि दोनों में पावर कहाँ पे स्मॉल है। एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर इसमें है तो हम ले लेंगे 2⁻3। ऐसे देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, यानी दोनों में सेम नंबर है। अब हम देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर जो कि है 3⁻7, तो इसका मतलब कि इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट, सॉरी डी नहीं, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताना है हमें एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर है, देखो प्राइम नंबर जब हम लिखना शुरू करते हैं तो प्राइम नंबर लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, ऐसे चलता रहेगा। और हमसे क्या बोला है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा ऑड नंबर होना चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखो कि ये तो सब हैं, तो सब के सब क्या, प्राइम, लेकिन इन सभी प्राइम में से अगर आप 2 को देखो तो इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि आपका क्या है, इवन। और इसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऑड होते हैं। सिर्फ इकलौता 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होता है। और लेकिन इसमें क्या बोला है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, तो स्मॉलेस्ट ऑड कौन सा हो, 3, और 3 सबसे स्मॉलेस्ट। देखो 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 11 भी, 13 भी, ये सब ऑड नंबर्स हैं। लेकिन इन सब में से स्मॉलेस्ट कौन है, 3, तो यानी कि आप एक नंबर लोगे 3। अब आगे बढ़ते हैं, और लिखा है एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो देखो 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर यानी कि देखो जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब आपके 1 डिजिट नंबर हैं, यानी इनमें टोटल 1 डिजिट है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 डिजिट। अब जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, ये सब आपके 2 डिजिट नंबर हैं, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट यानी कि अब ऐसे आप काउंट करते जाओगे तो कहाँ पहुँचोगे, 99 पे। 99 के बाद क्या आ जाएगा, 100, और 100 आपका क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर। और हमें क्या लेना है, 2 डिजिट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि क्या होगा वो 99। तो यानी कि आपको 3 और 99 का क्या लेना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 99 ही आएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि असर्शन और रीज़न है, इसमें देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहा है 2 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये असर्शन में है जी, बिल्कुल। अगर आप एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो जो रिज़ल्ट आपका आएगा ऐड होके वो क्या होता है, इरेशनल ही होता है। क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। यानी कि अगर 5 + √3 करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल। यहाँ पे 5 आपका रैशनल नंबर है और √3 आपका इरेशनल नंबर है, तो ये ट्रू है। अगला कह रहा है द सम ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। यस, ये भी ट्रू है। देखो नॉन जीरो से समझो, नॉन जीरो से क्या कहना चाह रहा है। देखो कह रहा है द सम ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल। नॉन जीरो रैशनल नंबर यानी कि जैसे जीरो आपका क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन जीरो में अगर आप √3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, √3 आएगा, और ये आपका इरेशनल होगा। तो नॉन जीरो मतलब कि ऐसा रैशनल नंबर आपको लेना हो जो जीरो ना हो, यानी जीरो छोड़ के आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो और आप उस रैशनल नंबर में जैसे आप 5 ले लो और उसमें आप एक इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका इरेशनल होगा, और ये बिल्कुल ट्रू है।
और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसका रीज़न बन रहा है। तो इसलिए इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन तो हमारा ट्रू है, रीज़न भी हमारा ट्रू है, और जो रीज़न है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि रीज़न जो है वो असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है वापस से रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू, इनका क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, और साथ ही साथ इस x जो हमारा x नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर आपका लिखा गया है 13 और 7, पहले ऐसे नहीं, पहले ऐसे समझो। देखो जैसे अगर मैं एक फैक्टर लिखना चाहूँ, जैसे मान लो 12 एक नंबर है। अब मुझे पता है कि 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहूँ, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम नंबर से मैं डिवाइड कराऊँ, तो क्या होगा। तो देखो 12 जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 6, ठीक है। और फिर अब देखो 6 वापस से ये क्या है, कंपोजिट है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, प्राइम में। तो अब हम इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो अब क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा। 2 3 जा कितना होता है 6। यानी कि देखो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो यही नंबर तो आएगा, है ना। और फिर वापस से मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर आएगा। तो यही काम आपको यहाँ करना है। अब इसमें कह रहा है कि देखो 13 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डब्लू की। तो मल्टीप्लाई करा दो, तो 13 में 7 का मल्टीप्लाई कराओगे तो डब्लू की वैल्यू क्या आ जाएगा 91। अब देखो इस 3 और इस 91 इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जेड की। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करा दो 3, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 273। अब वापस से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो ये वैल्यू आएगा, चाहो करके देख लो। अब इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं 3 का तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 8 19। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा y। अब इसमें मल्टीप्लाई करा दो 2 का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1638। और वापस से इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमें x। यानी कि इस नंबर में वापस से मल्टीप्लाई करा दो किसका 2 का, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगा 3276। आया समझ में। देखो एक बार फिर से समझ लो मैंने क्या किया। देखो प्राइम फैक्ट अगर इस तरीके से फैक्टर ट्री आपका बना हुआ है तो जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर होते हैं अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने किया। तो 13 और 7 का मल्टीप्लाई किए तो डब्लू की वैल्यू कितना मिल गया 91। फिर मैंने 3 और डब्लू यानी कि जो कि हमारा 91 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें जेड की वैल्यू मिल गई। फिर ऐसे मुझे यहाँ वैल्यू मिल गया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो y की वैल्यू मिल गई, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और फाइंड करने को कहा था। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसका हमें क्या लिखना है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या आएगा, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 13 और ये 7। तो यानी कि इस नंबर का यानी किसका, ये जो नंबर आया है 3276, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 3, उसके बाद ये वाला 3, फिर ये 13 और ये 7। बस हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझो। कह रहा है रेशियो बताना है आपको HCF और LCM का। कह रहा है कि HCF और LCM का आप रेशियो बताओ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले तो देखो क्या लिखा है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, यानी कि पहले तो प्राइम नंबर निकालो। देखो प्राइम नंबर आपके क्या होंगे 2 3 5 7 ऐसे चलेगा, और सबसे लीस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होगा 2। तो यहाँ पे जो बोला है ना लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2।
और लिखा है लीस्ट कंपोजिट नंबर भी। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होगा, ध्यान से समझना। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, उसके बाद 6, 8, 9, 10, 12, 15, ये आपके क्या होते हैं कंपोजिट। और लीस्ट यानी कि क्या आएगा 4। यानी क्या आ रहा है कि अब इस प्राइम नंबर और ये जो कंपोजिट नंबर है इन दोनों का आप निकालो सबसे पहले HCF। तो इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा, देखो इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो कितना आएगा 2, और इन दोनों नंबर का जो LCM आएगा वो कितना आएगा 4। और अगर इन दोनों का मैं रेशियो लूँगा तो कितना बनेगा 1:2, यानी इसका आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बहुत लोग बी भी देख सकते हैं कि सर यहाँ पे 2:1, बट ध्यान देना क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या लिखा है HCF, उसके बाद क्या लिखा है LCM। तो इसलिए HCF पहले लिखा जाएगा, LCM बाद में, तो इसका रेशियो 1:2 आएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में पहले LCM लिखा गया होता और उसके बाद HCF लिखा गया होता तब इसका ऑप्शन बी करेक्ट होता। ठीक है, तो ये ध्यान दिया करो, आंसर आपके दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आप सोचोगे यहाँ भी तो 1:2 है, यहाँ पे 2:1 है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। तो जो आपका पहले लिखा गया है, पहले HCF लिखा गया है तो इसलिए पहले HCF को आप लिखोगे, और फिर LCM तो इसलिए आप पहले बाद में LCM, और फिर इसका रेशियो 1:2, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि बी। कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का रेशियो दिया हुआ है कि वो दोनों नंबर 2:3 में हैं, और कह रहा है कि उनका जो LCM है, इन दोनों नंबर का जो LCM है वो कितना है 180 है। हमें कह रहा है व्हाट इज़ द HCF ऑफ दिस 2 नंबर, हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, लेट कर लो वो जो दोनों नंबर हैं वो क्या होंगे। तो सबसे पहले तो HCF को मान लो, लेट द HCF बी x, HCF को हम मान लेते हैं x। तो नाउ देयरफॉर तो वो हमारा द गिवन टू नंबर इज कितना हो जाएगा 2x एंड 3x। तो ये जो हमारा गिवन 2 नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 2x और 3x। अब आप क्या करो कि ये जो 2x और ये जो 3x है इन दोनों का क्या निकालो LCM। अगर आप 2x और 3x का अगर आप LCM फाइंड करोगे तो देखो 2 से करोगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3x, फिर देखो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी x आ जाएगा। फिर आप x से डिवाइड करोगे तो 1 और 1, तो यानी कि इन दोनों का LCM क्या आया 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी 2 3 जा 6x हो गया। LCM ऑफ 2x एंड 3x कितना हो गया 6x। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कितना गिवन है 180, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6x जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 के। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये x इक्वल हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि यहाँ पे LCM कितना गिवन था 180, और हमने 2x और 3x का LCM कितना निकाला 6x, तो यानी कि ये 6x इक्वल हो जाएगा आपका 180 के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे x इक्वल टू, यहाँ पे ये जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आ जाएगा x इक्वल टू 30, तो यानी कि HCF हमारा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस से पूछा गया है √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो देख रहे हो आप कितना ज़्यादा आता है प्रूविंग, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको अच्छे से ध्यान से ये तैयार कर लो। √5 √3 √2 √7, हालांकि एक ही तैयार करना है, बाकी सब उसके जैसा है, इसलिए अच्छे से तैयार कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है, अगर उन प्राइम नंबर्स का मैं फैक्टर निकालूंगा तो टोटल कितने फैक्टर्स आएंगे। तो देखो जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उन प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स आते हैं वो 2 ही फैक्टर होता है, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। ठीक है, इट सेल्फ एक 1 होगा एक वो नंबर खुद होगा, तो टोटल कितने फैक्टर हुए 2, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है LCM और HCF फाइंड करना है ये नंबर का, तो चलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर है 12 21 और 15। अब इनका आप सबसे पहले तो निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब हम फाइंड करेंगे HCF को। तो HCF में हम क्या देखते हैं कि कॉमन नंबर,
अगर आप देखो कॉमन में तो 3 यहाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी कि 3 तीनों नंबर में है, इस वजह से 3 आपका आ जाएगा कॉमन। बट यहाँ पे देखो 5 है, इसमें 5 नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं आएगा। ऐसे ही 7 देखो, 7 भी कॉमन नहीं आ पाएगा, और यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन नहीं आएगा, तो यानी कि इस नंबर का जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा 3। अब हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉमन है वो तो आएगा, जो कॉमन नंबर नहीं है वो भी आएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसलिए 3 तो आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है और कहीं नहीं है, बट फिर भी ये दोनों आएंगे। और यहाँ पे देखो 7, ये भी आएगा, और क्या बच गया 5, ये भी आएगा। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 420। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 420, यानी कि एचसीएफ 3 आएगा, एलसीएम 420। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें बताना है रैशनल नंबर √2 और √3 के बीच में। तो √2 की जो वैल्यू हो जाएगा, √2 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 1.41421 ऐसे करते हुए, और √3 की वैल्यू हो जाती है 1.73205 और ऐसे समथिंग। अब इन दोनों के बीच में हमें बताना है रैशनल नंबर। तो एक तो सबसे प्यारा ही रैशनल नंबर हमें दिख रहा है क्या, 1.5। इन दोनों के बीच में क्या होगा 1.5 हो सकता है आपका, है ना। ऐसे ही आप लिख सकते हो 1.6, 1.7, ऐसे कई सारे आपके 1.8, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे √2 और √3 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो चलिए, अब आपका लगभग सारे यानी कि 2019 से लेके 2024 तक जितने भी 2025 तक ऑलमोस्ट जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब इसमें जो, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो जो इसमें प्रूविंग है √2, √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करना, और साथ ही साथ जो कि आपको 5 + √2, √3 जो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, इनका भी जो इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं एक नया मतलब एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। अगर मैं उनकी प्रूविंग करूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपको। मैंने जो है कि हर एक मतलब रियल नंबर चैप्टर का आपको मैंने हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप उसको प्लेलिस्ट मैंने बना के रख दिया है, आप चाहो तो आराम से वहाँ पे देख सकते हो। और मैंने उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस इस रियल नंबर चैप्टर से पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें जिससे कि वो भी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।